नमस्कार दोस्तों, रियल ग्लोबल स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1। क्लास 12th में 3 बुक है, तो पहले बुक का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो हमने जहाँ तक पहले पढ़ लिया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे मनके का निर्माण कैसे होता है। तो मनके का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से किया जाता है, जैसे कार्नेलियन। इससे सुंदर लाल रंग का मनका बनाया जाता है, लेकिन ये जो कार्नेलियन है ये पीले रंग का होता है। इसे बहुत पका कर लाल रंग का किया जाता है। जैसे अगर आपने ईंटा बनते कभी देखा होगा तो ईंटा मिट्टी से बनता है, तो पहले वो लाल नहीं होता है, लेकिन जब उसे भट्ठी में देख के पकाया जाता है तो वो लाल हो जाता है। वही ये भी पीला कलर का होता है कार्नेलियन, लेकिन इसे पका कर सुंदर लाल कलर का बना लिया जाता है। उसके बाद जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, धातु में सोना, तांबा। ये जो फयांस है, आप बार बार ये नाम सुनते आ रहे होंगे, ये फयांस फयांस फयांस। आपको लग रहा है फयांस आखिर है क्या? तो फयांस जो है बहुत ही महंगा मिलता था उस समय, बहुत ही कीमती माना जाता था इसको। फयांस का बनाने का जो विधि था वो मतलब किसी घिसी हुई रेत या फिर बालू कह सकते हैं उसे, बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर इसे बनाया जाता था, और ये बहुत ही कीमती होता था। इसका जो फयांस जो होता था बहुत ज़्यादा कीमती होता था उस समय में, हड़प्पा के टाइम में। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मनके चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित आदि आकार के हो सकते हैं। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सुंदर बनाया जाता था, इन्हें सजाया जाता था। मनके बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था। सेलखड़ी जो है एक मुलायम पत्थर का नाम था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेलखड़ी के चूर्ण को खांचे में डालकर बनाया गया था। इससे विभिन्न आकार में मनके बनाए जा सकते थे, क्योंकि ये मुलायम पत्थर होता था। इसे कोई भी प्रकार का आप कोई भी आकार इसमें दे सकते थे आप। कार्नेलियन का रंग, कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने से प्राप्त होता था। ये मैंने आपको पहले बता दिया। कार्नेलियन जो है ये पीले रंग का होता था, लेकिन इसे आग में पकाकर लाल सुंदर कलर का कर दिया जाता था। मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे होते थे। और छेद करने का जो उपकरण है ये 3 जगह से मिला, लोथल, चहुंद्रो और धौलावीरा से छेद करने का उपकरण मिला। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र के तट के समीप है। यहाँ शंख की वस्तु, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पिचकारी बनाई जाती थी। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। इतिहासकार जो उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे ये अभी हम जानेंगे। तो जिन स्थान पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था वहाँ कच्चा माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिल जाता था, और इससे इतिहासकारों का अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट जहाँ से मिलता था वहाँ से निर्माण स्थल तथा निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होता था। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। कोई बेकार हो गया तो उसे कोई छोटा सा वस्तु बना के उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था। लेकिन जो अति सूक्ष्म पत्थर के टुकड़े होते थे उनका उपयोग नहीं हो पाता था, जिस कारण से उसे कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। और यही जो टुकड़े छोड़ दिया जाता था ये टुकड़े इतिहासकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। ये टुकड़े से वो अनुमान लगा लेते थे कि यहाँ पे क्या हुआ था। अब बात करते हैं शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति।
एक तो होता था जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता था, जैसे मिट्टी तो सब जगह मिल जाता था, तो मिट्टी स्थानीय स्तर से हो जाता था। और जो दूर से लाना पड़ता था जो वस्तु को, जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, जैसे हड़प्पावासी जो थे शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत लंबी सभ्यता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सभ्यता है, बहुत ही बड़े स्तर पर ये फैला हुआ है। इसलिए नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था इन्हें। अफगानिस्तान में सेतुगई से नीले रंग का लाजवर्ड मनी मिल जाता था इन्हें। लोथल से कार्नेलियन पत्थर मिल जाता था इन्हें। और सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिल जाता था। राजस्थान के खेतरी से तांबा मिल जाता था और दक्षिण भारत से सोना मिल जाता था। क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे फैला हुआ था तो इन्हें बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ मिल जाती थी इन्हें, इसलिए इन्हें कच्चे माल प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होती थी। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल के कुछ वर्ष में कुछ पुरातात्विक खोज में ऐसा ज्ञात हुआ है कि तांबा ओमान से भी लाया जाता था। मेसोपोटामिया के एक लेख में मगान शब्द था। मगान संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता था, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। तो ओमान के तंबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले, दोनों जगह निकल के अंश मिले। एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, ओमान से प्राप्त हुई, ओमान से ही प्राप्त हुई है हड़प्पा मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी चढ़ी हुई थी। और जैसा मैंने बताया मेसोपोटामिया के लेख में मगान शब्द था, मगान ओमान के लिए प्रयुक्त होता था ये नाम, जैसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज हड़प्पा की मुहर, बांट तथा मनके मिले। मुहर और मुद्रांकन, सील एंड सीलिंग। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता है। उदाहरण के लिए किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पर एक गीली मिट्टी का मुहर लगा दिया जाता था। और वो मुहर लगाने से क्या होता था कि वो सील हो जाता था। अगर वो रस्सी को कोई खोलेगा तो साथ में वो मुहर भी ऐसे खुल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये रास्ता में कहीं खुला है, ये सामान, ये रस्सी खुला है कहीं। और अगर मुहर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो ये समझ लिया जाता था कि ये सामान मेरा सही सलामत है, इसको कोई नहीं खोला है। वो सिक्योरिटी के लिए वो मुहर दिया जाता था और साथ ही साथ वो पहचान भी हो जाता था कि हाँ ये जगह से ये सामान आया है। मुहर जो था वो पहचान का भी काम करता था, एड्रेस भी बताता था कि हाँ ये जगह से ये सामान लाया गया है, वहाँ का ये मुहर मारा गया है। सब जगह का मुहर अलग अलग था और साथ में वो सुरक्षा का काम तो करता ही था। तो मुहर मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो में। मुहर इस प्रकार का था हड़प्पा काल का। एक मिनट, देखिए हड़प्पा टाइम का ऐसा टाइप का मुहर था। ये हिरन टाइप का कुछ बना हुआ है, ऊपर में कुछ लिखा हुआ है वो लोग का भाषा में। ये हिरन टाइप का कुछ यही टाइप का मुहर था। इसे ही रस्सी के ऊपर ऐसे मार दिया जाता था। अगर रस्सी को आप खोलोगे तो साथ में मुहर भी मिट जाएगा, झड़ जाएगा मुहर। मिट्टी का गीली मिट्टी, अभी भी मुहर का प्रयोग होता है सील करने के लिए, लेकिन अभी तो इंक वाली मुहर आ गई। तभी तो इंक का वो नहीं हुआ था खोज, तो तभी भाई मिट्टी को गीला करके मुहर को ऐसे ठप्पा मार दिया जाता था, जिससे कि पता चलता था लोगों को कि ये रस्सी कहीं रास्ता में नहीं खुला है, क्योंकि मुहर सही सलामत है। अगर मुहर में कोई गड़बड़ी पाई जाती थी मतलब रस्सी रास्ता में खुला है। और साथ में ये जो मुहर है ये उस बात का भी पता चलता था इससे कि ये सामान कहाँ से आया है। तो दोनों काम एक साथ हो जाते थे मुहर मारने से। तो मुहर और मुद्रांकन तो हम लोग पढ़ लिए। अब हड़प्पाई लिपि के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पाई लिपि जो है ये एक रहस्यमयी लिपि है। इसको रहस्यमयी लिपि हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है। हमारे इतिहासकार भी इसे नहीं पढ़ पाए कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो है एक चित्रात्मक लिपि है।
चित्रात्मक लिपि मतलब ये कोई अक्षर वाली लिपि नहीं है, चित्र बनाए वाली लिपि है। मैं लिपि आपको पहले दिखा देता हूँ इनकी। ये देखिए कुछ इस प्रकार की लिपि है। ये श्रीयंत्र देखिए यहाँ बना हुआ है, ये खाली हमको समझ में आ रहा है। और ये 8 जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये 8 नहीं है, कुछ दूसरा कुछ जैसे पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ पढ़ ही नहीं पाया तो मैं क्या पढ़ूँ। आप लोग भी पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसे कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाया। देखिए चित्र बनाया गया, ये ऐसे फोटो बनाया गया, वो चित्रात्मक लिपि है ये देखिए चाकू का फोटो बनाया गया, चम्मच का फोटो बनाया गया, तो चित्रात्मक लिपि है, चित्र बने हुए हैं इस लिपि में, मतलब कोई अक्षर नहीं है इसमें, इसलिए इसे समझना बहुत मुश्किल है इस लिपि को। जैसे हमारा देवनागरी लिपि है, ये अक्षर में अ आ हर्ष दीर्घ, ये कोई अक्षर नहीं है, ये चित्रात्मक लिपि है, ये चित्र में बनाया गया। ये लोग यही लिपि का प्रयोग करते थे, आज तक हमारे इतिहासकार भी ये लिपि को नहीं समझ पाए। एग्जाम में ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या क्या थी, तो 375 से 400 के बीच इसकी शब्दों की संख्या थी, ये आप याद रखिएगा। 375 से 400 के बीच थी, इसीलिए इसे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लिपि होता है वो कितने शब्दों का होता है। जैसे इंग्लिश है वो कितना 26 लेटर का है, हिंदी भी कितना 52 है शायद, लेकिन ये 375 से 400 वर्ड जो लिपि में होगा उसे समझ, वर्ड नहीं वो चित्र जो लिपि में होगा उसे समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आज तक इसे कोई समझ ही नहीं पाया, इसलिए इसे एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। बात करते हैं वेट बाट का। बाट जैसे हमारे यहाँ होता है तराजू, उसमें जो वेट दिया जाता है 1 किलो 2 किलो आधा किलो, और उसी से सामान को नापा जाता है, उसी को बाट कहते हैं। तो उस टाइम में भी बाट होता था सामान को नापने के लिए। तो बाट जो है चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आभूषण और मनकों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले। आजकल भी आप पलड़े देखे होंगे, हालांकि आजकल तो वो डिजिटल वाला आ गया, तो उसमें पलड़े नहीं होते, उसमें डायरेक्ट डिजिट लिखा आ जाता है, लेकिन पलड़े आप लोग देखे ही होंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक पलड़े ही चलते थे। इधर से आ गया है ये डिजिटल वाला, तो पलड़े नहीं चल रहे हैं, डिजिट में लिखा आ जाता है। यह बाट देखने में बिल्कुल साधारण होते थे, इनमें किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया जाता था। समझ गए। इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति में शासन। इसमें जो है हमारे इतिहासकार में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कोई इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे कोई शासन ही नहीं था, सभी सामान्य थे, और कोई इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा शासन था, जैसे हड़प्पा के लिए अलग शासन था, मोहनजोदड़ो के लिए अलग शासन था, चहुंद्रो के लिए अलग शासन था, अलग अलग राजा थे, यहाँ पे कोई एक राजा नहीं था। और कोई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे एक ही राजा था और एक ही राजा पूरे हड़प्पा सभ्यता में राज करता था। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग मतभेद हैं हमारे इतिहासकार के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पा समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए और उसको कार्यान्वित भी किया, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती। उदाहरण मुहर, बाट, मनके, ईंट अलग अलग स्थान से मिले हैं, लेकिन सब में एक रूपता दिखे, सब एक ही जैसे दिखते हैं। अलग अलग स्थान से भले ही मिले, लेकिन सब एक ही जैसे दिखते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमारे इतिहासकार में मतभेद है शासक के बारे में। प्रसाद तथा शासक। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है, जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई, लेकिन यहाँ से कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। यहाँ भवन जो मिला बहुत विशाल भवन है, मतलब कि राजमहल टाइप का भवन है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ राजा रहते होंगे, लेकिन ऐसी कोई भी भव्य सामान नहीं मिली है कि वहाँ राजा रहते होंगे। राजा अगर रहते होंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिलनी चाहिए, बहुत भव्य सामान सब मिलना चाहिए, वैसा कुछ नहीं मिला। एक भवन तो बहुत बड़ा, लेकिन उसके अंदर जो सामान है वो बहुत साधारण है, वो कोई भव्य सामान वहाँ नहीं मिला। एक पत्थर की मूर्ति वहाँ मिली है, जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है, लेकिन इससे विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले।
इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है कि ये राजा का ही महल था। एक मूर्ति भले मिली है और उसे पुरोहित राजा का नाम दे दिया गया है। वो मूर्ति मैं आपको वीडियो की दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही मूर्ति मिली है, वो भव्य महल से यही मूर्ति मिली है और यही मूर्ति को एक पुरोहित राजा का नाम दिया गया है कि ये जो थे यही राजा थे इस महल के। लेकिन कोई भव्य सामान नहीं मिला है इस भवन से, तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि ये राजमहल ही था। हो सकता है उस समय का बहुत अमीर आदमी कोई बनाया होगा और वहाँ नहीं रहता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है, इतिहासकार भी इसके बारे में कुछ बताए नहीं। कुछ पुरातत्ववादी यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति सामान्य थी। मैंने अभी आपको बताया कि इतिहासकार में मतभेद है। तो पहला इतिहासकार जो हैं वो बोलते हैं कि कोई शासक ही नहीं था, कोई राजा ही नहीं था, सभी सामान्य थे यहाँ पे। दूसरे जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि यहाँ एक से अधिक शासक थे, एक शासक नहीं थे। जैसे मोहनजोदड़ो के लिए अलग, हड़प्पा के लिए अलग, अलग अलग राजा होते थे। तो पहले वाले तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, क्योंकि इतने अच्छा काम वहाँ होता था, नाली, सड़कें, सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो बिना कोई शासक का इतना परफेक्ट काम हो ही नहीं सकता। और दूसरा, चलो ठीक है, हाँ, दूसरा में कुछ पॉइंट लगता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के अलग अलग राजा हो सकते थे। लेकिन तीसरा जो इतिहास है वो यह तर्क देते हैं कि एक ही राजा था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्र पर होने के बाद भी विभिन्न स्थलों पर एक जैसी पुरावस्तुओं का मिलना, नियोजित बस्ती के साक्ष्य, ईंटों के समान आकार आदि, इतना बड़ा था हड़प्पा सभ्यता, फिर भी सब जगह एक ही जैसे सामान मिले। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि एक ही राजा था। तो तीसरा वाला पॉइंट मुझे ज़्यादा वैलिड लगता है। बाकी आपको कौन सा ज़्यादा वैलिड लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया? तो इसका कोई प्रूफ तो नहीं मिला है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि ये सब के कारण, जैसे बाढ़ आने की वजह से हुआ होगा इसका अंत, या फिर सिंधु नदी अपना मार्ग बदल ली होगी इसलिए इसका अंत हो गया होगा, भूकंप के कारण हो गया होगा, भूकंप आ गया होगा बहुत ज़्यादा तगड़ा और अंत हो गया होगा इसका। जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, जैसे डायनासोर देखिए, डायनासोर जलवायु परिवर्तन के कारण उसका अंत हो गया। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का भी अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, आर्यों का आक्रमण के कारण हो सकता है, वनों की कटाई के कारण हो सकता है। वनों की कटाई हो गई, ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो इसका अंत हो सकता है। ये सिर्फ अनुमान है, कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं इसके। तो एग्जाम में अगर आए तो आप ये सभी 1 2 3 4 5 6 कारण आपको लिख डालने हैं, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। हटाइए, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं। अब बात करते कनिंघम कौन था। कनिंघम के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य तक पुरातात्विक खनन को आरंभ किया था। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, जो लिखा हुआ मिलता था इन्हें उसको ये अधिक पसंद करते थे। कनिंघम का भ्रम, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। कनिंघम का भ्रम क्या था, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेजी अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी थी। दरअसल अंग्रेजी अधिकारी कोई इन्हें एक मुहर दिखाए तो इन्हें ये समझ नहीं आया। वो इनसे पूछे कि ये मुहर देखिए, क्या है ये मुहर, तो ये समझ नहीं पाए कि ये मुहर का क्या महत्व है, ये मुहर कितनी पुरानी है। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। जहाँ तक उनकी जानकारी थी वहाँ तक उन्होंने जोड़कर बताया। वे उसके महत्व को समझ ही नहीं पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी है। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय
इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के पनपने से पहले शहर से संबंधित है, जबकि यह मुहर उससे बहुत 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 पहले की थी। तो यही है कनिंघम का भ्रम कि वह मुहर को समझ ही नहीं पाएगी ये कितना पुरानी है और इसका क्या महत्व है। उत्खनन तकनीक के बारे में भी जानते हैं। सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती है, जबकि सबसे ऊपर स्तर पर मिली वस्तुएं नवीनतम मानी जाती है। यानी जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, तो ये सबसे ऊपर जो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु मिला तो ये सबसे नई वस्तु मानी जाती है, ये इधर हाल फिलहाल की वस्तुएं है। और जो उससे नीचे मिला उससे पुरानी वस्तुएं मानी जाती है कि इसके बाद ये वस्तु हुई है। और जो सबसे नीचे होती है ये बहुत पुरानी वस्तुएं मानी जाती है। इसी के आधार पर इतिहासकार जो है कालखंड निर्धारित करते हैं कि कौन कितने पुरानी है। तो जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल को भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। यह रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने के उत्सुक थे। जॉन मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये ऐसे पृथ्वी है, ऊपर में नई चीज़ें होगी या नीचे में सबसे पुरानी चीज़ें होगी, लेकिन ये जो जॉन मार्शल थे ये इन चीज़ों को नहीं सोचते थे। ये जो ऊपर में सामान मिला है उसको भी वहीं रख देते थे और जो सबसे नीचे सामान मिला उसको भी वहीं रख देते थे। तो पता ही नहीं चलता था कि कौन सामान नया मिला है, कौन सामान पुराना मिला है, वो सभी को मिक्स कर देते थे। तो इसलिए कुछ पता ही नहीं चला सामान के बारे में। लेकिन फिर आए R.E.M. व्हीलर ने इसका जो है वो निदान कर लिया, समस्या का समाधान कर लिया। व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। इन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान कर लिया। इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना को अधिक महत्व दिया। यानी जैसे ऐसे है तो ये यहाँ पर जो सामान मिला इसे यहाँ रखेंगे, पहले यहाँ जो सामान मिला उसको यहाँ रख दिए, और जो सबसे नीचे सामान मिला उसको तीसरे जगह रख दिए। तो सभी सामान को वो अलग अलग रख देते थे, जिससे पता चलता था कि ये चीज़ें हाल फिलहाल की है, ये चीज़ें उसके बाद की है और ये चीज़ें बहुत पुरानी है। अब बात करते हैं इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में। तो आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली, इसे मातृ देवी की संज्ञा इतिहासकारों ने दिया है। तो वो मूर्ति पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मूर्ति जो है वो यही मूर्ति मिला है, ये देखिए आभूषण से लदा हुआ है ये। तो इसे जो है मातृ देवी की संज्ञा इतिहासकार देते हैं। ये देखिए लदा हुआ है आभूषण से, यही मूर्ति मिली है, इसे मातृ देवी का संज्ञा दिया जाता है, जिससे यह इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो पहला तो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथन से मिली। ये विशाल स्नानागार सब के बारे में मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। वेदियाँ तथा संरचनाओं को अनुष्ठानित महत्व दिया गया। कुछ मुहरों में अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, कुछ मुहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़ पौधे सबके चित्र मिले हैं, अनुष्ठान के दृश्य बने हुए मिले हैं, तो इससे यह माना जाता है कि ये प्रकृति की भी पूजा करते थे। कुछ मुहर में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाई देता है, इसके अगल बगल जानवर दिखाई देते हैं। संभवतः यह शिव अर्थात हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे। तो मैं आपको पहले वो मूर्ति दिखा देता हूँ, मूर्ति नहीं चित्र कहिए, यही चित्र मिला। ये देखिए योगी की अवस्था में, ये देखिए बैठे हुए दोनों हाथ ऐसे योगी की अवस्था में, ये सब चारों तरफ से जानवर को दिखाया गया है। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि सनातन धर्म के देवता शंकर भगवान ये हैं और ये शिव की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और सबसे लास्ट, पत्थर के शंकु के आकार के वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत, जैसे कि पत्थर के कुछ इस प्रकार के चीज़ें मिली है, इस प्रकार की चीज़ें पत्थर की। इतिहासकार इसे शिवलिंग मानते हैं कि तभी शिव की पूजा की जाती थी।
तो इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का पहला बुक का पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 2। धन्यवाद।